जय हिंद दोस्तों। कल यूपीपीसीएस आयोग के द्वारा 2025 का कैलेंडर जारी कर दिया गया। आप सबने उस कैलेंडर को बहुत डिटेल में देखा होगा, समझा होगा। उसमें जो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार आप लोगों को समरी बताता हूं और फिर आज के इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो कल आयोग का कैलेंडर आया है उसमें यह बात कही गई है कि जो 2024 का यूपीपीसीएस का मेंस है, ध्यान दीजिएगा, यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा 2024 ये आपकी 29 जून से कंटिन्यू होने वाली है। मतलब 29 जून के बाद से आप लोगों का यूपीपीसीएस मेंस की परीक्षा स्टार्ट होगी। ध्यान हम लोग को यह देना है कि अगर मैं आज से बात करूं तो लगभग 150 प्लस दिन का समय आप लोगों के पास यहां पर शेष बचा हुआ है। सिमिलर प्रीलिम्स के संदर्भ में क्या कहता है ये कैलेंडर? कहता है कि अगर हम लोग प्रीलिम्स 2025 की बात करें तो ये जो परीक्षा है ये 12 अक्टूबर को होने वाली है। 12 अक्टूबर को मतलब क्या कि आज से लेकर के 12 अक्टूबर तक में लगभग 250 प्लस दिन का समय आप लोगों को यहां पर मिलता है। दो बातें बहुत क्लियर समझना। मैं ये डेट आप लोगों को इसलिए फिर से बता रहा हूं, मुझे पता है आप सबने इस डेट को देखा होगा, कैलेंडर आप सबने देखा है। इंपॉर्टेंट है कि इस कैलेंडर का निहितार्थ क्या निकालना है, किस प्रकार से हम लोग को अपनी स्ट्रेटजी अब चेंज करनी पड़ेगी और आगे उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये बात ध्यान से समझिएगा। जितने लोगों का प्रीलिम्स इस बार निकलने के चांसेस हैं, चांसेस से मेरा मतलब यह है कि अगर आप नेट 70 प्लस क्वेश्चन सही करके आए हो और आप सीसेट में क्वालिफाई हो तो आप अपने आप को 2024 का मींस लिखता हुआ मान करके चलो। हाँ, जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा क्या हो रहा है, असली कट ऑफ तो उस दिन पता चलेगा। लेकिन अभी अब जो प्रेडिक्शन लेकर के चला जा रहा है, प्रेडिक्शन यह है कि नेट 70 प्लस क्वेश्चन अगर आपका सही है तो आप मेंस लिख रहे हो। तो आपके लिए केवल और केवल 150 दिन का समय बचा है। मैं केवल सब जोड़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हालांकि ये केवल नहीं है, ये बहुत समय है। अगर आपने अभी भी मेंस की तैयारी को बहुत अच्छे से नहीं किया है, आपकी मेंस की तैयारी पीछे चल रही है, तो अब से लेकर के एक नई स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो आने वाले 150 दिन में आपका मेंस बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। सिमिलर पॉइंट भाई समझना, 2025 का जो प्रीलिम्स है उसमें 250 प्लस दिन है। तो क्या ये 250 प्लस दिन हमको केवल प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है? नहीं भैया, यही गलती मत करना। अभी जब जब रिजल्ट आएगा ना 2024 का प्रीलिम्स का, तब आप लोग खुद देखना, ऐसे बहुत स्टूडेंट होते हैं जिनका मैसेज आता है कि सर मेरा प्रीलिम्स तो निकल गया लेकिन मेरी मेंस की प्रिपरेशन 0 है, अब मैं क्या करूं, मैं एग्जाम दूं या ना दूं? तो आप अगर 2025 का प्रीलिम्स निकाल रहे हो तो उससे पहले पहले आपको मेंस की एक अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। नहीं तो आप भी सेम डायलेमा में फंसोगे कि सर मेरा मेंस तो तैयार नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं, ये जो 250 प्लस दिन का समय आप लोगों को प्रीलिम्स के लिए दिया गया है, इसमें से मिनिमम 100 दिन, ध्यान रखना, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, मिनिमम कम से कम 100 दिन आप लोगों को मेंस की तैयारी साथ साथ में करनी पड़ेगी। बात क्लियर हो रही है भाई? जिनका 2024 में मेंस है उनके लिए तो 150 प्लस दिन का समय है, और जिनका 2025 का प्रीलिम्स देना है, मतलब 12 अक्टूबर जिनका टारगेट है, उनके लिए भी मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए अभी 100 दिन का समय है। जिस 2025 के एस्पिरेंट ने इन 100 दिन का यूटिलाइजेशन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लिया, तो जब वो प्रीलिम्स देकर के आएगा ना, तो वो बाकी प्रीलिम्स दिए एस्पिरेंट से बहुत आगे होगा उस पूरी जर्नी में। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, इन 100 दिन को यूटिलाइज आप लोगों को भी करना है। तो आज का जो ये पूरा सेशन है, ये सेशन केवल 2024 मेंस को लेकर के नहीं है। हम लोग इस पूरे सेशन के अंतर्गत 2025 मेंस की भी क्या स्ट्रेटजी हो उसको भी आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बातें बिल्कुल क्लियर हुआ। 150 प्लस दिन हम लोग टारगेट लेकर के चल रहे हैं 2024 के लिए, और 2025 के लिए हम लोग 100 दिन की एक रणनीति यहां पर पैरेलली समझेंगे। क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उसको बहुत डिटेल समझते हैं। सबसे पहले हम लोग मेंस एग्जाम का जो स्ट्रक्चर होता है एक बार उस पर फोकस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुल 8 पेपर आप लोगों को एग्जाम में देने हैं। कौन कौन से पेपर है भाई? जनरल स्टडी पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 तक का तो आपने सिलेबस देखा हुआ है कि जीएस 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, और पेपर 5 और 6 जो कि यूपी स्पेशल पेपर है उसमें क्या क्या चीजें शामिल आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। इन 6 पेपर के अतिरिक्त आपको 2 इंपॉर्टेंट पेपर और देने होते हैं। एक होता है जनरल हिंदी का और दूसरा होता है एस्से या फिर निबंध का पेपर। जनरली एस्पिरेंट जो गलती करते हैं, गलती ये करते हैं
कि वो पूरी प्रिपरेशन में, जैसे कि आपने प्रीलिम्स में देखा होगा गलती क्या होती है, जीएस पेपर 1 की प्रिपरेशन में पूरा समय चला जाता है, जीएस पेपर 2 पर हम फोकस ही नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे एस्पिरेंट जीएस पेपर 2 अर्थात सीसेट के पेपर में फेल होते हैं, भले ही उनका जीएस पेपर 1 में कट ऑफ से ज्यादा नंबर हो, फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। सेम समस्या यहां पर भी होती है। जीएस 1 से 6 तक की प्रिपरेशन की इस पूरी जर्नी में हम जनरल हिंदी और एसए को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे लगता है कि इनके नंबर काउंट ही नहीं होते। ध्यान दीजिएगा, जनरल हिंदी के पेपर में आपको न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। पहली बात तो ये बहुत क्लियर है कि आपको यहां पर जो मिनिमम नंबर पाना है वो तो आपको प्राप्त करना ही पड़ेगा, तभी आपकी बाकी कॉपी इवेल्युएट होगी, और मतलब कॉपी तो इवेल्युएट होगी, मतलब आप क्वालिफाई तभी माने जाओगे। बातें समझ रहे हो आप लोग? प्लस इसके साथ साथ यूपीएससी में क्या होता है कि जनरल हिंदी के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान देना, यहां पर जनरल हिंदी का जो आपका स्कोर है वो आपके टोटल मार्क्स में काउंट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1500 नंबर की पूरी परीक्षा होती है, 150 नंबर के आपके जनरल हिंदी और एसए के पेपर होते हैं, और उसके बाद 200 नंबर के आपकी 6 परीक्षा यहां पर होती है। ठीक है, तो हम लोगों को ये 1500 नंबर पर पूरा फोकस करना पड़ेगा। हम केवल जीएस 1 से जीएस 6 पर फोकस नहीं करेंगे, हम जनरल हिंदी और एसए को भी साथ साथ में लेकर के चलेंगे। हम लोग जीएस 1 से जीएस 6 तक के बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं जनरल हिंदी से। ध्यान दीजिएगा, ये सिलेबस है। पहले सिलेबस समझो कि आपसे एग्जामिनर डिमांड क्या कर रहा है। आपसे जो आयोग है एक एस्पिरेंट से जनरल हिंदी के पेपर में क्या नॉलेज की डिमांड करती है। जैसे कि अगर आप पेपर के यहां पर स्ट्रक्चर को समझोगे तो यहां पर ध्यान दीजिए क्या क्या दिया गया है। पहला कह रहा है कि दिए हुए गद्य खंड, मतलब जो आपका पैसेज होता है, गद्यांश होता है, उस पर आधारित कुछ प्रश्न यहां पर दिए रहते हैं। ठीक है, 2 आपके गद्यांश रहते हैं, 30-30 नंबर के गद्यांश होते हैं। ठीक है, कुल 60 नंबर का आपका यहां पर ये पैसेज वाला टॉपिक होता है। इसी 60 अंक में आपका संक्षेपण भी शामिल होता है। ध्यान दीजिएगा, संक्षेपण मतलब क्या होता है कि दिए गए पैराग्राफ को 1/3 शब्दों में कन्वर्ट करना रहता है, उसका संक्षिप्त सारांश वहां पर आपको देना रहता है। तो संक्षेपण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगेगा बहुत इजी है कि अरे संक्षेपण ही तो करना है, कर लेंगे, लेकिन बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। खासकर इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट ये गलती करते हैं और जनरल हिंदी के पेपर में कम नंबर पा करके आते हैं। ये गलती आप लोग नहीं करोगे, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं। जनरल हिंदी पर अगर लगातार फोकस करोगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, 110 115 प्लस के अराउंड नंबर जाते हैं। तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 पैराग्राफ रहते हैं 30-30 नंबर के, इसी में आपका संक्षेपण भी शामिल होता है। तो ये बात तो हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। संक्षेपण का जो होता है आपका टॉपिक, ये लगभग 20 अंक का, अगर मैं श्योर हूं तो ये आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है आपके जनरल हिंदी के पेपर में, वो होता है सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र। ये एक आपको लिखना रहता है। इसमें भी क्वेश्चन के 2 फॉर्मेट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक जो क्वेश्चन होता है जहां पर जनरली आपसे जैसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में क्या अंतर है। एक तो ऐसी परिभाषा बेस्ड कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, प्लस कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल दिया रहता है, कोई केस दिया रहता है जिसके संदर्भ में आपको कार्यालय आदेश जारी करना रहता है, या अधिसूचना का प्रारूप तैयार करना रहता है, या फिर आपको सरकारी या फिर अर्ध सरकारी पत्र लिखना रहता है। तो सेकंड जो टॉपिक है वो है प्रारूप। दोनों जो प्रश्न आपके ये 10-10 अंक के होते हैं। ठीक है, मतलब 20 अंक का आपका सरकारी अर्ध सरकारी पत्र लेखन, अधिसूचना, कार्यालय आदेश यहां से निकल करके आता है। ये भी बहुत ईजी है, आपको बस कुछ प्रारूप देखने हैं। प्रारूप देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट से, कहीं और से भटकने की आवश्यकता नहीं, कोई बुक फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पर जाकर के आप किसी भी सरकारी और सरकारी पत्र का, कार्यालय आदेश का, अधिसूचना का, बहुत सारे इनसाइडर्स आपको जो नोटिस होती है वायरल करा देते हैं। देखते हो ना आप लोग भाई कि कैलेंडर कब आ रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है। तो वही होता है ना कार्यालय आदेश, वही होती है अधिसूचना, वही होता है परिपत्र, तार लेखन। तो वहां से हमको सैंपल्स लेने हैं, प्रारूप लेना है, स्ट्रक्चर लेना है, और उस पर 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये आपका 20 नंबर का टॉपिक होता है। इसके अलावा आप ध्यान दोगे व्याकरण सेक्शन यहां पर स्टार्ट होता है, जिसमें कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पर 5-5 शब्द दिए रहते हैं। 10 अंक का आपका ये टॉपिक होता है पूरा। इसके बाद विलोम शब्द होते हैं, करीब 10 शब्द आपको देता है जिसका आपको विलोम लिखना रहता है। ठीक है, तो 10 अंक का आपका ये भी टॉपिक होता है। वाक्यांश के लिए 1 शब्द, 5 ऐसे वाक्यांश दिए रहते हैं, इसके लिए आपको 1 शब्द लिखना रहता है। 2-2 नंबर का एक टॉपिक होता है।
तो ये कुल 10 अंक का आपका ये भी पोर्शन होता है। इसके बाद अगर हम ध्यान देंगे तो वर्तनी और वाक्य शुद्धि 5 शब्द दिए रहते हैं और 5 वाक्य दिए रहते हैं, दोनों में सुधार करना रहता है। ये दोनों मिलाकर के आपके 10 अंक के होते हैं। ठीक है, तो शब्द ज्ञान एवं उसके प्रयोग पर आधारित यहाँ पर आपको 40 अंक का व्याकरण ये पूछा जाता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो ये है कि लोकगीतियां और मुहावरे पूछे जाते हैं। पहले ऐसा नेचर था इस टॉपिक का कि आपको 15 लोकगीतियां मुहावरे दिए रहते थे जहां से आपको 10 का आंसर लिखना रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको 10 मुहावरे या लोकगीतियां दिया रहेगा जिसका आपको अर्थ बताना होगा और उसका आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना रहेगा। देखो एक बात समझना, यही काम आपने क्लास 10th क्लास 12th में भी किया है। तो भाई आज और उस समय में क्या डिफरेंस है? अब जब आप ऐसे सेंटेंस की फ्रेमिंग करोगे मुहावरे को लेकर के, तो आपको सेंटेंस कुछ अच्छे बनाने पड़ेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, कुछ करंट के टॉपिक से इंक्लूड करते हुए सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, ताकि लगे कि हाँ भाई ठीक है, ये कोई जनरल मुहावरे का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, वो एक अच्छा खासा मुहावरा प्रयोग कर रहा है। बात समझ रहे हो? तो 10 टॉपिक यहां पर आपके ये होते हैं। ये एक आपका 3 नंबर का होता है, 1 नंबर का अर्थ और 2 नंबर का वाक्य प्रयोग। ये कुल आपका 30 अंक का होता है, कुल आपका 30 अंक का होता है। तो ध्यान देना, 60 नंबर का आपका अनसीन पैसेज हो गया, 20 नंबर का आपका पत्र, सरकारी पत्र, ये सब चीजें हो गई। 40 नंबर का आपका शब्द जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, वाक्यांश के लेख शब्द, वर्तनी, वाक्य शुद्ध ये शामिल होता है। और उसके बाद लोकगीति और मुहावरे आपके 10 लोकगीति और मुहावरे दिए रहते हैं 3-3 नंबर के। तो कुल 30 नंबर का आपको यहाँ पर ये टॉपिक रहता है। ये जो 150 नंबर है ना, ध्यान देना, मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत क्लियरली बता रहा हूं, ये 150 पूरे आपके मेंस के पेपर में मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत कम एफर्ट करनी है और बहुत इजीली यहां पर आप लोग नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आप कहोगे सर इतने सारे लोकगीतियां, मुहावरे, वाक्य प्रयोग, विलोम, उपसर्ग दिए हैं, कितने याद करें? मैं सबसे सिंपल आपको एक टास्क दे रहा हूं, बिल्कुल परेशान मत हो भाई। स्टार्ट तो पहले हम करें चीजों को, तो हम स्टार्ट करेंगे कहां से पता है? 2018 से लेकर के 23 तक का जो 6 साल का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जहां पर जनरल हिंदी का पेपर हुआ है, इन पेपर के आपको पहले आंसर तैयार करें। जैसे कि मैंने कहा भाई कि हर साल 10 लोकगीतियां या मुहावरे पूछता है, तो पीवाईक्यू में आपको 6 गुणे 10 60 मुहावरे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिख जाएंगे। सबसे पहले वो 60 तो याद करो, आपको 60 विलोम प्रीवियस ईयर में दिख जाएंगे, पहले उसको तो याद करो। आपको बहुत सारे संक्षेपण, सरकारी पत्र, अर्धसूचना, अधिसूचना, इनके संदर्भ में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपको पीआईक्यू में देखने को मिल जाएंगे। पहले हम उनको तैयार करेंगे। ठीक है, पहले हम किसी अदर बुक में नहीं भटकेंगे, आप सबसे पहले पीवाईक्यू के इन टॉपिक्स को तैयार करो। जो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहले हम उसको जब प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद सेकेंड सोर्स के तौर पर आप लोग चाहो तो एक बुक ये फॉलो कर सकते हो, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। निशांत सर ने रिकमेंड किया था मुझे, मैंने अभी तक देखा नहीं है इसको बहुत सही से, बट अच्छी बुक है, मुझे भी अच्छी लगी, बहुत संक्षिप्त, बहुत पतली बुक है, तो पढ़ना भी थोड़ा सा ईजी है। ठीक है, तो आप सेकेंड सोर्स के तौर पर उसको स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो जनरल हिंदी का तो काम हम लोग को ये करना है। अच्छा, कैसे कैसे करना, 150 दिन में मैं डिस्कस करने वाला हूं, परेशान मत हो। भी पहले एक बार समझो कि डिमांड क्या है, आयोग आपसे मेंस में डिमांड क्या करता है। इसके अलावा जो निबंध का पेपर है, निबंध के पेपर में आपके सामने 3 विकल्प होते हैं, मतलब लैंग्वेज को लेकर के आप हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू में अपने निबंध को लिख सकते हैं। निबंध के पूरे प्रश्न पत्र में आपको 3 खंड देखने को मिलेगा, खंड क, ख और ग। ठीक है, सेक्शन ए बी सी आपको देखने को मिलेगा। इन सेक्शन ए बी सी में सिलेबस में ही आपको 3-3 टॉपिक मेंशन किया गया। जैसा कि ध्यान समझिए आप लोग, मैं बहुत क्लियरली समझा रहा हूं, समझो ये क्यों इंपॉर्टेंट समझना ना, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। ऐसे भी सबसे इग्नोर किया जाता है पूरे एस्पिरेंट के प्रिपरेशन जर्नी में, हम लोग ऐसे को भी इग्नोर नहीं करेंगे, हम बहुत बेसिक एफर्ट करेंगे, लेकिन अच्छा एफर्ट करेंगे ताकि हमारा एस्से भी बहुत अच्छे से तैयार हो। जैसा कि पहला टॉपिक है साहित्य और संस्कृति, लिटरेचर एंड कल्चर। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे तो कैसे क्वेश्चन पूछे गए, यहां से पूछा गया भाई कि चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका क्या है। कह रहा है कि न्यू स्टैंडर्ड फॉर द एक्सीलेंट लिटरेचर, एक उत्कृष्ट साहित्य के क्या मानक हो सकते हैं, ये आपको बताने निबंध में। आपको इस टॉपिक पर निबंध लिखना है, आपको लिखना है कि आर्ट एंड सोशल लिबर्टी
कला और सामाजिक जो स्वतंत्रता है इस पर आपको एक निबंध लिखना है। तो ये पीवाईक्यू के टॉपिक आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। हर साल इस टॉपिक से एक प्रश्न पूछता है। अगर आप, मैं फिर से कह रहा हूं, यहां पर आपको एक साल में 9 टॉपिक देखने को मिलेगा। हम लोग चूंकि 6 साल को टारगेट कर रहे हैं, तो 9 गुणे 6 54 टॉपिक तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। जैसे कि अब समझो भाई, अगला टॉपिक है सामाजिक क्षेत्र। अब सामाजिक क्षेत्र में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे भाई? एक बार 2023 में प्रश्न पूछा गया कि जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है उसके संदर्भ में आप अपना एक निबंध लिखिए। एक बार इससे पहले पूछा गया था कि वुमेन डिवाइडेड इन द डबल पर्सनैलिटी, ठीक है, एक बार इस संदर्भ में प्रश्न लिखिए। इससे पहले पूछा गया था आपसे, क्या कहते हैं कि हायर एजुकेशन पे प्रश्न पूछा गया था। तो ये सारे टॉपिक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही देखने को मिल जाएंगे। सारे टॉपिक रिलेवेंट है वर्तमान में भी। इसी प्रकार से आप देखो भाई, अगर हम सेक्शन बी को देखें, साइंस, इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी का एक सेक्शन दिया गया है, जहां पर अभी 2023 में प्रश्न पूछा गया था स्पेस मिशन को लेकर के, कि स्पेस मिशन एक टॉपिक दिया गया था, आपको उस पर निबंध लिखना था। ऐसे ही देखो तो इकोनॉमी के सेक्शन में, या फिर मैं कहूँ तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में अगर हम ध्यान दें, तो एग्रीकल्चर में क्या पूछा जाता है, जैसे कि कृषि में नई संभावनाएं क्या है, 2023 में पूछा गया था। इससे पहले किसान आंदोलन चल रहा था न्यूज में, तो किसान आंदोलन टॉपिक दिया गया था आप लोगों को निबंध लिखने के लिए। इससे पहले दिया गया था कि बढ़ती अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका क्या है। तो ये सारे टॉपिक्स तो आपको पीवाईक्यू में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप मार्केट से, ठीक है, केवल पीवाईक्यू ले लोगे जहां पर ये टॉपिक दिए रहेंगे, उन टॉपिक पर अपना निबंध तैयार करोगे, तो आपके 54 टॉपिक यहां पर तैयार हो जाएंगे, 54 टॉपिक। ऐसा नहीं है, देखो मैं बात समझना, मैं क्यों आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हर साल एकदम नया प्रश्न पूछा जा रहा है, नहीं भाई। सेक्शन बी में थर्ड टॉपिक एग्रीकल्चर पर होगा, मतलब होगा, जैसे कि एक है कृषि में नई संभावनाएं, ठीक है भाई। इससे पहले अगर किसी ने पीआईक्यू तैयार किया होगा तो उसने देखा होगा एक प्रश्न पूछा गया था कि बढ़ती अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका। चीजें मैच कर रही हैं, चीजें लिंक करें। अगर आपने बढ़ती अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका को भी तैयार किया हुआ है, तो अब 2023 में बहुत इजिली, ठीक है, कृषि में नई संभावनाओं को मेंशन कर सकते हो। यही काम हम लोग करना है। आर्थिक क्षेत्र अगर हम देखें तो यहां पर जनरली ग्लोबलाइजेशन पर प्रश्न पूछता ही पूछता है, जैसे कि 2023 में पूछा गया वैश्वीकरण पर। इससे पहले पूछा गया ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द सोर्स ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट पॉल्यूशन पर एक प्रश्न पूछा गया, ठीक है। इससे पहले प्रश्न पूछा गया कि भाई जो ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उस पर एक प्रश्न लिखना है इकोनॉमिक सेक्टर को लेकर के। तो आपको ये सारे टॉपिक प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेंगे, कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग सबसे पहले इन 54 टॉपिक को तैयार करेंगे, ठीक है, प्लस इसके साथ साथ कुछ करंट के टॉपिक, कुछ नए टॉपिक। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी हमने लेटेस्ट में जो संडे को, लास्ट संडे को हमने एक एसए का मॉक टेस्ट कराया था, वहां पर मैंने आप लोगों को एक टॉपिक दिया था, क्या कि महाकुंभ, ठीक है, आस्था और अर्थव्यवस्था। याद है वो टॉपिक? आप में से करीब 50 लोगों ने उसका मॉडल ऐसे तैयार किया था, आप सबने वो ऐसे लिखा था। यही टॉपिक तो पूछ सकता है। इस बार कुंभ बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। आज ही कुंभ में एक बहुत हादसा भी हुआ, आपने देखा कि वहां पर भगदड़ मच गया और कुछ लोगों के घायल होने और कुछ दुखद न्यूज भी आ रही है। लेकिन समझो ना, अगर हम ऐसे महाकुंभ की न्यूज को फॉलो कर रहे हैं तो हम वहां से मीन्स की आंसर राइटिंग के लिए कंटेंट इनरिचमेंट के तौर पर भी ले सकते हैं। जैसे कि अब महाकुंभ में यह हादसा हुआ, उस हादसे के बाद क्या हुआ, जितने भी वहां पर अखाड़ा थे, जितने भी वहां पर संघ थे, सबने ये कहा कि आज मौनी अमावस्या का जो शाही स्नान है या फिर जो अमृत स्नान है, वो अमृत स्नान वो संघ या फिर अखाड़ा नहीं करेंगे। ये क्या है? ये एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका को दिखा रहा है कि भाई ठीक है, एक कंडीशन हो रही है, हम उस कंडीशन को समझते हुए वहां पर एक फैसला ले रहे हैं और वहां पर डिसीजन को फॉलो कर रहे हैं। आपसे एथिक्स के पेपर में केस स्टडी पूछ सकता है कि आप किसी जगह पर है, आपकी ड्यूटी है, आप पुलिस हैं, आप आईपीएस हैं, और क्या हो रहा है कि वहां पर भगदड़ मच जा रही है, आप क्या करेंगे? तो भगदड़ मचने के बाद बहुत कुछ किया जाता है। उसमें एक काम ये भी है कि वहां पर जो प्रोमिनेंट व्यक्ति है, जो लीडर व्यक्ति है, उन लोगों से कांटेक्ट करके एक जो भरोसे की न्यूज है उसको वहां पर प्रसारित किया जाए। तो ये काम वहां पर आप एग्जाम्पल तौर पर प्रयोग कर सकते हैं कि भाई कुंभ में भी ऐसा हुआ कि वहां पर भगदड़ मची और वहां के सभी अखाड़ों ने एक फैसला लिया कि हम अमृत स्नान नहीं करेंगे। ये इस बात को दर्शाता है। तो आपको ये सब चीजें अपने आंसर में शामिल करनी पड़ेंगी। तो करंट से भी हम कुछ कुछ एग्जांपल लेंगे। संडे संडे को हम लोग एसए के कुछ कुछ टॉपिक तैयार करते चलेंगे। 3 एसए के टॉपिक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे कराया हुआ है, आप लोग वहां से फॉलो करते चलो। इसी प्रकार से देखो, जैसे कि सेक्शन सी में एक टॉपिक है राष्ट्रीय विकास योजनाएं और परियोजनाएं। अगर आप
पीवाईक्यू को फॉलो करोगे आपको लगातार कुछ स्कीम पर प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसे कि 2023 में पूछा गया पीएम अन्नदाता आय संरक्षण योजना, 2022 में पूछा गया जनधन योजना, इससे पहले पूछा गया था आत्मनिर्भर भारत। लगातार गवर्नमेंट की स्कीम पर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप एक स्कीम पर स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेते हो ना, स्ट्रक्चर को सीख लेते हो, तो आप लगातार ऐसे आंसर को लिख सकते हो। तो एस्से को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। एस्से के लिए जो हमारा टास्क है, टास्क ये है कि आपको हर संडे, आपको बहुत कुछ नहीं करना, आपको हर संडे एक एस्से तैयार करना है। ठीक है, एक एस्से तैयार करना है। कहां से? या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तैयार करिए, या फिर आप इसके अलावा क्या फॉलो कर सकते हो, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी कुछ कुछ एस्से करा रहे हैं हर संडे संडे, तो आप वहां से उसको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। इसके अलावा देखो बात समझो, और मैं फिर से बहुत क्लियर बोल रहा हूं, एस्से के संदर्भ में भटकना नहीं है, भटकाव बहुत ज्यादा है। हम यहाँ पर एस्से के लिए एक काम और करेंगे, वो काम ये करेंगे, टॉपर्स की कुछ कॉपी देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये काम भी आप लोगों को संडे संडे को ही करना है। टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड करिए एस्से की। कहाँ से डाउनलोड करोगे भाई? जैसे हम अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने नारायण सर का एक कॉपी पोस्ट किया हुआ है, और मुझे लगता है शिवांग सर का भी एक कॉपी पोस्ट होगा, आप उसको भी देख सकते हो। इसके अलावा आप, अगर आपको यूपी पीसीएस में टॉपर्स की कॉपी नहीं मिल रही है एक जगह पर, आप यूपीएससी के टॉपर्स की कॉपी को भी फॉलो कर सकते हो। वहां पर केवल शब्द सीमा का डिफरेंस होता है, यहाँ पर आपको 1500 शब्दों में लिखना रहता है, यूपी पीसीएस में 700 शब्दों में आपको अपना एस्से लिखना रहता है। ठीक है, हम टॉपर्स की कॉपी से, यहाँ के भी टॉपर्स की कॉपी से एक मॉडल एस्से को देख सकते हैं। ये आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। किसी भी कोचिंग की साइट पर आप जाओगे तो वहां पर टॉपर्स कॉपी का एक कॉलम होता है, वहां पर आपको सारे टॉपर्स की कॉपी एक साथ देखने को मिल जाती है। तो ये काम हम लोग यूपी पीसीएस के टॉपर्स की कॉपी से तो करेंगे ही करेंगे, प्लस साथ साथ में हमको यूपीएससी के भी टॉपर्स की कॉपी फॉलो करनी पड़ेगी। ये बात क्लियर हो रही है ना? तो एक तो हम पीवाईक्यू के टॉपिक्स को संडे संडे तैयार कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम टॉपर्स की कॉपी से कुछ स्ट्रक्चर सीखते चल रहे हैं, कुछ नए इनिचमेंट के टॉपिक्स को देखते चल रहे हैं। अब देखो एस्से में आपको ना क्या तैयार करना होता है। जैसे मानो एक टॉपिक है साहित्य और संस्कृति। अब साहित्य के संदर्भ में अगर किसी लेखक ने, किसी कवि ने कुछ बातें कही हैं, तो उस पर कुछ कोटेशन तैयार करिए। कुछ पोयम आप चाहे तो तैयार कर सकते हैं। जैसे मानो पोयम कहाँ पर तैयार कर सकते हैं भाई हम, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के संदर्भ में आपको एक पोयम तैयार कर सकते हो कि भाई किसान की जिंदगी बहुत बुरी कंडीशन में, उस पर किसी कवि ने कोई पोयम लिखा, आप वो पोयम तैयार कर लो। कोटेशन, पोयम, कुछ डेटा जो कि हम लोग जनरली जीएस पेपर 1 से 6 तक के अंतर्गत कर ही रहे हैं भाई। इकोनॉमी सेक्शन, साइंस, टेक, एग्रीकल्चर, ये तो आप जीएस 1 से 6 में ही पढ़ रहे हो ना, तो वहां पर जो आप चीजें तैयार कर रहे हो आप उसको यहां पर भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो कोटेशन, पोयम, डेटा, इसके अलावा जनरली जैसे मन की बात कार्यक्रम अगर आप सुन सकते हो तो सुनो। महीने में एक कार्यक्रम आता है, आधे घंटे का, 45 मिनट का होता है। ठीक है, यहां से आपको बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज मिलेंगी जिनको आप अपने एस्से में शामिल कर सकते हो। आप कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी एस्से को कनेक्ट कर सकते हो। देखो एस्से का मतलब ये होता है ना, जहां पर जीएस 1 से 6 तक में हमारे पास शब्दों की एक सीमा होती है कि 200 शब्दों में आपको एस्से लिखना है, टॉप आंसर लिखना है, जबकि एस्से के पेपर में आपकी वो शब्द सीमा बढ़कर के 700 हो जाती है। तो यहाँ पर आपके मैक्सिमम डायमेंशन कवर करने का ऑप्शन होता है। एस्से का मतलब ही ये है कि आप जितने डायमेंशन हो सकते हो उतने डायमेंशन को शामिल करो अपने। ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है? तो मेरा फिर से सजेशन है कि निबंध के लिए हम हर संडे संडे एक निबंध जरूर लिखेंगे, ये आपके रूटीन में होना चाहिए। क्लियर हो बात? अब आगे बढ़ा जाए। अब देखो, अब बात करते हैं जीएस 1 से लेकर के जीएस 6 तक के सिलेबस की। ये सिलेबस मैं आप लोगों को दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल में मैंने अपलोड भी है, मैं फिर से अपलोड कर दूंगा। सबसे पहले समझो कि आपको इस पूरे सिलेबस में कितने टॉपिक दिए गए हैं पढ़ने के लिए। जैसे कि जीएस पेपर 1 में 15 टॉपिक है, जीएस पेपर 2 में 22 टॉपिक है, पेपर 3 में 18 है, पेपर 4 में 9 है, क्योंकि वहां पर केस स्टडी हो जाता है लास्ट टॉपिक, जो कि थोड़ा सा लंबा होता है, बट 9 टॉपिक यहाँ पर दिया गया। ठीक है, जीएस पेपर 5 और पेपर 6 जो कि यूपी स्पेशल पेपर है, वहां पर 21 और 23 टॉपिक आपको दिए गए सिलेबस के अंतर्गत। अगर आप इनका टोटल समेशन करते हो तो ये आपका निकल करके आता है 108 टॉपिक। मतलब कि जीएस 1 से लेकर के जीएस 6 तक में आपको 108 टॉपिक तैयार करने, प्लस एक कैलकुलेशन यहां पर आप लोग और समझो। एक कैलकुलेशन क्या है भाई, कि 2018 से लेकर के 23 तक में, भाई 23 को अगर हम छोड़ दें तो 22 तक तो लगातार 4 पेपर हुए हैं जीएस 1 to 4। ठीक है,
हर पेपर में 20-20 क्वेश्चन रहते हैं, 23 को शामिल करो तो 6 पेपर हुए हैं जहां पर 20-20 क्वेश्चन होते हैं। तो कुल यहां पर आपको प्रीवियस ईयर में 520 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 520 क्वेश्चन देखने को मिल, हम लोगों को करना क्या है, देखो ये जो 108 टॉपिक है, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं, ठीक है, कि आप डेली, चाहे आप 2024 में मेंस लिख रहे हो या आप 2025 में मेंस लिखने की तैयारी कर रहे हो, आप डेली 2 घंटे का समय आप सिलेबस के एक टॉपिक पर दो, ठीक है, सिलेबस के एक टॉपिक पर दो। टॉपिक पर देने का मतलब क्या है, आप चाहो तो मार्केट से कोई बुक सोर्स फॉलो कर सकते हो, जैसे कि दृष्टि की एक सक्सेस सीरीज आती है, घटना चक्र की एक सीरीज आती है, यूथ कंपटीशन की आती है। मार्केट से कोई भी एक सीरीज ले लो जो कि GS1 से GS6 तक की एक एक पेपर की सीरीज आती है। दृष्टि, घटना चक्र, यूथ कंपटीशन तो मार्केट में अवेलेबल है, मैंने देखा है, ठीक है। हमको करना क्या है कि जो सिलेबस का, जैसे हमने पहला टॉपिक उठाया क्या है भाई, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू द मॉडर्न टाइम। अब हम इस टॉपिक पर ना कंटेंट तैयार कर रहे हैं या फिर हम कंटेंट को रीड कर रहे हैं। ध्यान देना, हमको इन सोर्स से कुछ कुछ चीजें रीड करनी है। अगर आपको लगता है कि सर ये सोर्स बेकार है, यहाँ पर हम पढ़ नहीं सकते, कुछ अच्छा कंटेंट नहीं दिया है, आपको बहुत परेशान नहीं होना है। आपको केवल गूगल करके इस टॉपिक को थोड़ा बहुत रीड करना है और वहां से कुछ अच्छे अच्छे रिपोर्ट, जैसे मानो टॉपिक है, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री से पेपर बाहर निकल रहा हूँ, कुछ मॉडर्न टॉपिक पर आ रहा है। जैसे मानो प्रश्न है मानव प्रवास, ठीक है, ह्यूमन माइग्रेशन। अब माइग्रेशन के संदर्भ में चाहे वो ILO की रिपोर्ट हो, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट हो, चाहे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो, किसी भी एक रिपोर्ट को आपको तैयार करना है कि पूरे विश्व में कितना माइग्रेशन हो रहा है, भारत से कितने लोग विदेशों जा रहे हैं और विदेश से कितने लोग भारत में आ रहे हैं, ऐसा कोई एक आपको आंकड़ा तैयार करना। तो सिलेबस के हर एक पॉइंट पर 108 पॉइंट है, 108 पॉइंट पर आपको कुछ ना कुछ पढ़ करके कुछ ना कुछ वैल्यू इनिशमेंट के लिए कंटेंट नोट करना है। कुछ मत करो, डेली एक पेज लो, सिलेबस का जो टॉपिक है आप उसको सबसे ऊपर यहां पर मेंशन करो और जो भी चीजें आपको मिल जाए, ठीक है, 2-3 पॉइंट मिल गया, कुछ डेफिनेशन मिल गया, कुछ एग्जांपल मिल गया, कुछ रिपोर्ट केस स्टडी मिल गया, उसको यहां पर मेंशन कर दो। आपका सिलेबस का वो टॉपिक तैयार हो गया। और फिर वो टॉपिक तैयार करने के बाद अपनी जो आपने चेकलिस्ट यहाँ पर डाउनलोड करके रखी हुई है या फिर जो प्रिंट करा करके आपने अपने पास रखी होगी, उसको यहाँ पर सही टिक कर, ताकि आपको भी पता चले कि आपने सिलेबस के कितने पॉइंट्स को कवर कर लिया है। इसमें एक सजेशन और है, लगातार GS1 के टॉपिक पर मत भिड़ जाना। मेरा सजेशन ये है कि सप्ताह में 6 दिन है, ठीक है, सप्ताह में 6 दिन है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने मंडे को GS1 उठाया, मानो ट्यूसडे को हम GS2 उठा लेते हैं, ठीक है, फिर GS3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। मतलब हम सप्ताह के हर एक दिन GS के हर एक पेपर को एक एक टॉपिक को तैयार करेंगे। ऐसे आने वाले 100 दिनों में सिलेबस का ये पूरा का पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। आपके पास एक भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जिसको आपने अभी तक देखा ना हो। मैं फिर से कह रहा हूं, इसके लिए बहुत परेशान मत होना, आपको केवल 2 घंटे की रीडिंग करनी है। 2 घंटे की रीडिंग करनी है, कुछ कुछ कंटेंट इनिशिएट के लिए कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं और वो जो एक एक पेज का नोट्स बनाते चल रहे हैं ना, लास्ट में आपके पास 108 पेज होंगे टोटल। 108 पेज आपके लिए रामबाण होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये 108 पेज जो हम अभी नोट करते जा रहे हैं बस वही नोट करना है, नहीं। इसके बाद जैसे मानो आपने क्या किया, आपने सिलेबस के सारे पॉइंट्स यहां पर तैयार कर लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग को एक काम और करना है, वो काम है डेली आंसर राइटिंग। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना आपको आपके अभी तक के जितने भी एफर्ट है उसको जो सबसे ज्यादा पुश प्रदान करेगा वो ये एफर्ट होगा, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर एक डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम क्या है, प्रयास, ठीक है, अभी कल से ही स्टार्ट हुआ। इसमें क्या हो रहा है, डेली 2 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जिसके आपको मॉडल आंसर मिलेंगे, आपकी कॉपी वैल्यूएशन होगी, बाइलिंगुअल होगा। अब देखो समझो, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको कुछ मॉडल आंसर दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि कैसे करना है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में गुप्तकालीन साहित्य के योगदान की चर्चा करें। आपने अभी पहला जो सिलेबस का पॉइंट देखा था वो था लिटरेचर, आर्ट, एंशिएंट इंडिया के और मॉडर्न इंडिया तक के, ये बात थी, आप लोगों ने देखा था। अब हमको तैयार ये टॉपिक करना है। आपने वो टॉपिक को, जो सिलेबस का पॉइंट था, आपने उसको कहीं से पढ़ा, कुछ कुछ कंटेंट आपने लिख लिए। अब आप जब डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में शामिल हो रहे हो और आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको देखो। मानो आपको इसका आंसर बिल्कुल नहीं पता है, थोड़ा बहुत आपने कुछ कहीं से पढ़ लिया कंटेंट, ठीक है, आपने आंसर लिख लिया,
उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि आंसर राइटिंग की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, क्या इंट्रोडक्शन में होगा, क्या मेन बॉडी में होगा, क्या कंक्लूजन में होगा, यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। फिर इंट्रोडक्शन दिया गया है, प्रमुख गुप्तकालीन साहित्य के यहाँ पर एग्जाम्पल्स मेंशन किए गए हैं। अब गुप्तकालीन साहित्य का योगदान बताया जा रहा है। भाई देखो, ज्ञान के संरक्षण में क्या योगदान है, कैसे पुराणों और स्मृतियों ने धार्मिक प्रथाओं को, कानूनी परंपराओं को, नैतिक संहिताओं को का कोडिफिकेशन किया, को संहिताबद्ध किया। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखो तो भारतीय पहचान का विकास कैसे गुप्तकालीन साहित्य ने किया। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है कि चूंकि कालिदास का जैसे रघुवंश है, उस रघुवंश से क्या हमको देखने को मिलता है कि भारतीय राजत्व और वीरता का महिमा मंडन हो रहा है, जिससे एक आदर्श शासन क्या होता है उसके कॉन्सेप्ट को पुश मिल रहा है, उसके कॉन्सेप्ट को बेल मिल रहा है। हरिसेठ की इलाहाबाद प्रशस्ति यहाँ पर है, सुद्रक की मृच्छकटिका, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है। ठीक है, पंचतंत्र एक बाल साहित्य है, बाल साहित्य का यहाँ पर विकास हो रहा है ड्यूरेशन में, वो एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जब आप डेली आंसर राइटिंग करते हो ना, तो जो आपको टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है, कुछ कंक्लूजन यहाँ पर आपको दिया जाता है। कंक्लूजन को भी कैसे करंट से लिख करना समझो। देखो क्या कह रहा है, हाल ही में आचार्य विष्णु शर्मा के बाल साहित्य पंचतंत्र को आप सबने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा, मुझे पता है, लेकिन जब ये प्रश्न पूछा गया गुप्तकालीन साहित्य पर, तो आप ये बात को मेंशन करोगे ना, तब आपको नंबर बढ़ेगा। क्या लिखा है भाई कि आचार्य विष्णु शर्मा के बाल साहित्य पंचतंत्र को यूनेस्को की विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय स्मृति रजिस्टर, मेमोरी रजिस्टर था, याद है आप लोगों को? प्रीलिम्स में हमने जब करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन कर रहे थे तो इस टॉपिक को पढ़ा था। अब जब आप यहां पर मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हो और उस करंट के टॉपिक से अपने कंक्लूजन को लिंक कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन में जो कि एग्जैक्टली इतिहास का प्रश्न है, इसमें करंट को शामिल करने की गुंजाइश ही नहीं थी, बट यहां पर जब आप शामिल करोगे तब आपको नंबर अच्छा मिलेगा। यही बात आप लोगों को सीखनी है। तो देखो, मैंने क्या कहा, मैंने आप लोगों से पहले ये कहा कि हम लोग सिलेबस के हर एक टॉपिक पर तैयार करते चलेंगे, प्लस जब हम डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं, डेली हम 2 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कर रहे हैं और उसके मॉडल आंसर से जो हम लोग कंटेंट नया नया मिल रहा है, हम उन्हीं 108 पेज के अंदर उसमें वैल्यू एडिशन करते चलेंगे पैरेलल। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो वो 108 पेज आपके लिए केवल नोट्स नहीं होगा, वो आपके लिए एक होली बुक होगी, होली स्क्रिप्ट होगा, जिसको आप लोगों को याद करके जाना है। 108 नंबर भी बहुत होली है, ठीक है ना, बात क्लियर है? तो वो 108 पेज का नोट्स आप लोगों को प्रिपेयर यहां पर करना ही पड़ेगा, चाहे आप 2024 के हो या फिर आप 2025 के हो। 2024 के बहुत सारे एस्पिरेंट ने काम ऑलरेडी किया हुआ है, बहुत अच्छी, बहुत शानदार बात। आपको केवल उसमें इनरिचमेंट करते चलना है, केवल कंटेंट इनरिचमेंट करते चलना है, बाकी पूरा समय प्रैक्टिस पर देना है। ठीक है, तो एक तो हम ये सिलेबस वाला काम कर रहे हैं, डेली एक टॉपिक पर 2-2 घंटे का समय जा रहा है, प्लस किसी भी चैनल के, किसी भी कोचिंग के प्लेटफॉर्म से जुड़ करके हमको डेली आंसर राइटिंग करनी है 2-2 क्वेश्चंस की। ठीक है, मैंने आपको मॉडल आंसर दिखाया अपना प्रयास बैच का, वैसे ही मॉडल आंसर आप लोगों को दिए जाएंगे। कॉपी वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कॉपी वैल्यूएशन हमारी टीम मतलब करती है। ठीक है, मैं आपको कुछ कुछ सैंपल यहाँ पर दिखाता हूँ, तो आपको समझा कि हाँ भाई कॉपी वैल्यूएशन होता कैसे। जैसे ये देखिए, ठीक है, ये कॉपी है। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रॉपर एक एक चीज बताया जा रहा है कि हाँ भाई ठीक है, ये ऐसे नहीं शामिल करना है, इसको ऐसे यहाँ पर लिखना है, कहाँ पर वैल्यू एडिशन किया जाना चाहिए, कैसे कंक्लूजन को और इफेक्टिव बनाया जाए, क्या यहाँ पर पॉइंट्स को शामिल किया, कैसे एग्जांपल्स को ऐड किया जाए, ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है ना, तो कॉपी वैल्यूएशन के भी ऐसे ही आप लोगों का हो गया। तो जब कॉपी वैल्यूएशन ऐसे होता है, मॉडल आंसर यहाँ पर आप ऐसे देखते हो ना, तब आपकी जो कंटेंट बढ़ती है, ठीक है, वो सबसे शानदार होता है। ठीक है, प्लस जितने लोग 2024 में मेंस देने वाले हो, आप सबको एक काम तो करना ही पड़ेगा, वो है मेंस की टेस्ट सीरीज। अभी मत करो ज्वाइन, मैं मानता हूं अभी आप श्योर नहीं हो अपने रिजल्ट को लेकर के, अभी ज्वाइन मत करो, लेकिन जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है आपको मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। कम से कम 16 पेपर, हर एक पेपर से, जीएस 1 से 6 तक के 6 पेपर, जनरल हिंदी और ऐसे के 2 पेपर, तो कुल 8 पेपर। हर पेपर के आपको 2-2 क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी होगी। मिनिमम 16 पेपर आपको लगाने होंगे, मिनिमम 16 पेपर आपको लगाने होंगे। ये डेली आंसर राइटिंग वाला प्रोग्राम जो है प्रयास बैच, ये तो 2024 और 25 दोनों वाले एस्पिरेंट करे, लेकिन मेंस की टेस्ट सीरीज केवल 2024 वाले करे, इतना मैं सजेशन देना चाहूंगा आप लोगों को। बाकी 2025 फॉलो करो तो सोने पर सुहागा। ठीक है, अब कुछ बातें यहां पर आप लोग और समझो। मैंने आप लोगों से कहा कि 520 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में देखने को मिलेगा जीएस 1 से 6 तक में। उन 520 क्वेश्चंस का क्या करना है भाई मेरे, उन क्वेश्चंस को भी आपको तैयार करना है। मार्केट से कोई भी 2
मीन्स सॉल्व्ड बुक लेकर के आओ, कोई भी 2 बुक लेकर के आओ। जैसे कि मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ घटना चक्र की, दृष्टि की, क्रॉनिकल की, ये 3 तो मैं खुद देख रहा हूँ, यूथ कंपटीशन की, ठीक है, घटना चक्र, दृष्टि, क्रॉनिकल, यूथ कंपटीशन। हाँ, ये 4 बुक है मार्केट में अवेलेबल, ठीक है, जिसमें से यूथ कंपटीशन इंग्लिश में है, घटना चक्र इंग्लिश में है, बाकी चारों हिंदी में है, ठीक है ना। आप ये बुक मार्केट से लेकर के आओ, डेली कम से कम, कम से कम, इसके आंसर लिखने नहीं, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन अभी केवल देखो, केवल रीड करो, कम से कम डेली 4 क्वेश्चन की रीडिंग आपको करनी है। तो देखो 4 क्वेश्चन की रीडिंग में मैं मानकर चल रहा हूं आपको 1 घंटे का समय लगेगा, बहुत मैं समय दे रहा हूं आपको, एक एक क्वेश्चन में 15-15 मिनट का समय दे रहा हूं, ठीक है। 15-15 मिनट में आपको एक एक क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ना है, मॉडल आंसर देखना है, कुछ कुछ वहां से पॉइंट्स अपने नोटबुक में शामिल करते चलना है, ठीक है। तो 1 घंटा आप लोगों को 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देना है, आपको 1 घंटा डेली डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ करके देना है, 2 घंटा हो गया। सिलेबस के हर एक टॉपिक पर आपको 2-2 घंटा देना है, तो 4 घंटा हो गया, ठीक है। ये जो 4 घंटे का समय है, ध्यान देना, ये 4 घंटे का समय 2024 और 2025 दोनों ईयर के टारगेट स्टूडेंट को करना ही करना, प्लस इसके बाद जो समय बचता है, भाई 4 ही घंटा तो दिन में पढ़ोगे नहीं, कम से कम 8 घंटे टारगेट रख के चलोगे आप। तो 2025 वाले जो एस्पिरेंट है, बाकी बचे 4 घंटे में आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करो, बिल्कुल, या फिर आप आरओ या फिर एआरओ की प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप पैरेलली आरओ भी कर रहे हो तो मैं ये कहूंगा कि आप इस मेंस की प्रिपरेशन को 4 घंटा से थोड़ा सा और कम कर दो, आप इसको 2 घंटा कर दो, अल्टरनेटिव कर दो कुछ कुछ चीजों, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलली आप आरओ की प्रिपरेशन करते रहो, लेकिन मेंस पर कम से कम 2 घंटे का समय दो। अगर आपका फाइनल टारगेट यूपीपीसीएस है तो आपको मेंस करना ही पड़ेगा। मेंस केवल प्रीलिम्स के बाद करने वाली चीज नहीं है, आपको मेंस लगातार करते रहना पड़ेगा। बस जब हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो हमको डेडिकेटली मेंस की प्रिपरेशन फिर करनी होती है। फिर जो भी कमियां रहती है, ध्यान दीजिएगा, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में हमको अपनी कमियां दूर करनी होती है, ना कि मेंस को बेसिक से तैयार करना होता है। यही गलती से आप लोगों को बचना है, ठीक है। मेरी बात बहुत क्लियर समझ में आ रही है। तो डेली ये 520 क्वेश्चन में आप 4 क्वेश्चन टारगेट करोगे तो भी आपको अच्छा खासा समय लगेगा पीवाईक्यू को तैयार करने। मैं आपको एक चीज का प्रूफ और दे सकता हूं, मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दूंगा भी, कि मेंस में कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं, मेंस में कितने क्वेश्चन पीवाईक्यू से रिपीट होते हैं, मैं आपको उसका प्रूफ दे सकता हूं, मैंने प्रूफ बना करके रखा है, ठीक है। मैं अभी जब हम लोग एक क्लास की प्लानिंग कर रहे थे तो मैंने वो प्रूफ प्रॉपर तैयार किया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई देखो कितने क्वेश्चंस कहां से रिपीट होकर के आ रहे हैं। इसीलिए मैं बहुत जोर दे रहा हूं मेंस के पीवाईक्यू पर। बात क्लियर हो रही है, बात समझ में आ रही है। ये सब चीज करते रहो। 2024 के जो एस्पिरेंट बच गए भाई, 4 घंटा आपने समय यहां पर दिया, बाकी जो लगभग 4 घंटे का समय बच रहा है उसमें से 1 से 2 घंटे का समय आप दीजिए करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर्स में पढ़ना क्या है, आप चाहो तो विजन आईएएस की जो मेंस 365 की बुक आती है आप उसको फॉलो कर सकते हो, उनके साइट पर अपलोडेड है ऑलरेडी, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो मार्केट से, ठीक है, कोई भी मंथली मैगजीन ले लो, ठीक है, और उसको रीड करना स्टार्ट। उससे फायदा क्या होगा, ध्यान दीजिए, उससे फायदा ये होगा कि आपको मेंस के लिए ना कुछ कुछ नए नए एग्जाम्पल्स, नए नए पॉइंट्स आपको मिलते चलेंगे, जिससे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है सर हमको ये नहीं करना, हमको डेली बेसिस पे कुछ काम करना है, तो डेली बेसिस पर भी मेरे पास ऑप्शन है। आप दृष्टि आईएएस की साइट पर चले जाओ, वहां पर ये डेली क्या करते हैं, एडिटोरियल डालते हैं, डेली प्रीलिम्स फैक्चुअल कंटेंट डालते हैं, और डेली प्रॉपर ये न्यूज डालते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट, बहुत वो बेसिक की पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए। तो आप चाहो तो दृष्टि आईएएस से डेली के वहां से करंट अफेयर्स भी तैयार कर, ये काम आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो 2 घंटे का समय बच रहा है में जनरल हिंदी और एसए, या फिर आपका अगर कुछ बचा खुचा काम है पढ़ाई को लेकर के ही, तो उसको यहाँ पे प्रिपेयर कर। ये आपकी कंप्लीट अप्रोच होगी आने वाले 150 दिनों। मैं क्या करूंगा आप लोगों के साथ, मैं उस बात को बहुत क्लियर कर दे रहा हूं। एक तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट देख रहे हो यूट्यूब पे, जो प्लेलिस्ट हमारी है जिसमें करीब 60 प्लस वीडियो है। ये 60 प्लस वीडियो केवल यूपी स्पेशल के पेपर को टारगेट करते हुए कराए गए। फ्री क्लासेस 60 घंटे के लगभग है, ठीक है। जीरो से कैसे आंसर राइटिंग किया जाए
और कैसे कंटेंट इनरिचमेंट किया जाए, कैसे इंट्रोडक्शन लिखा जाए, कैसे कंक्लूजन लिखा जाए, कैसे केस स्टडी का यूज किया जाए, कैसे मैप बनाया जाए हर क्वेश्चन में, ये सारे पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया गया है। केवल ये 60 वीडियो नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पूरा जीएस पेपर 5 और पेपर 6 का सिलेबस कंप्लीट करा रहा है। इसी में मैंने अभी रिसेंट में स्टार्ट किया है 15 पॉलिसी चैलेंज, जिसमें से लगभग 9 पॉलिसी आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, उन पॉलिसी पर हर साल प्रश्न पूछे आते हैं। 2023 का अगर आप पेपर देखोगे तो बहुत प्रश्न पूछा गया है पॉलिसी पर, डायरेक्टली पॉलिसी प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम वो पॉलिसी भी यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। अभी आने वाली क्लासेस के अंतर्गत इसी सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा और हम लोग प्रॉपर जीएस 5 6 को यहाँ पर तैयार करेंगे। तो ये सीरीज तो आप लोगों को फॉलो करनी ही करनी है, ये मतलब मस्ट है। फ्री सीरीज है भाई, इससे अच्छी सीरीज कुछ हो ही नहीं सकती है। इसके साथ अगर करने का बहुत इच्छा हो तो प्रयास बेस से डेली आंसर राइटिंग करो। मैंने आपको मॉडल आंसर, कॉपी, वैल्यूएशन दोनों दिखाया ही दिखाया। ये चीजें करोगे तब आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा। तो पूरी बात समझ में आ रही है? ये अप्रोच आप लोगों को समझनी पड़ेगी। मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो के बाद में टेलीग्राम चैनल पर मैं आप लोगों को मेंस सिलेबस और मेंस पीवाईक्यू की चेकलिस्ट दोनों टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करा दूंगा। जो मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। टेलीग्राम पर जाकर के आप लोग केवल ये सर्च करना है @PCS ABHYAAS, ठीक है। ये लिख करके सर्च करोगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहीं पर आपको मैं अभी दोनों चेकलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। प्लस इसके साथ साथ टेलीग्राम पर हमारा एक चैनल और है, यूपी पीसेस _में। ये जो चैनल है यहाँ पर केवल मेंस के कंटेंट पोस्ट किए जा रहे हैं, जो कि मेंस इनरिचमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चैनल ज्वाइन करो, फ्री चैनल से फ्री कंटेंट्स मिल रहा है, फॉलो करो। यूट्यूब पर जो पूरी प्लेलिस्ट चल रही है उसको देखो, ठीक है। संडे संडे हम लोग एक एसए की टेस्ट श्रृंखला को भी स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। वो एसए के टेस्ट भी आप लोग दो और आने वाले 150 दिन लगातार जुड़ कर काम करो। देखो, हम डेली आंसर राइटिंग बैच चला ही रहे हैं, डेली आंसर राइटिंग यूट्यूब पर क्लास चली रही है, मेंस के टेस्ट सीरीज चली रही है। तो बचा कुछ नहीं है अब आपके लिए। अब बचा केवल एक चीज है, जो कि आपका एफर्ट है। अब आपका एफर्ट जितना होगा उतना पॉजिटिव रिजल्ट निकल करके आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। आपके जो भी डाउट्स हो मेंस एग्जाम को लेकर के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मैं सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा मेंस के लिए, आपको एकदम निश्चिंत रहना है। बस आपको अपनी समस्या हमारे साथ शेयर करनी है। इस वीडियो को देखो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस पूरी जर्नी में है। देखो, जितना हमारा फायदा होगा, जितने हमारी डिमांड आपके सामने आएगी, आपको लगेगा कि नहीं नहीं सर की वीडियो बहुत अच्छी है, सर का कंटेंट बहुत अच्छा है, शेयर करते हैं दो दोस्तों के बीच में, तो उससे फायदा क्या होगा? हमारी वीडियो की रीच बढ़ेगी, हमें भी कुछ फायदे होंगे और उसी प्रकार से हम आपके लिए भी लगातार एफर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं सभी दोस्तों अगली बार। जय हिंद, जय भारत।